Hi guys, I hope you all are doing very well. In this video, we will be covering the next part of chapter number 6 of ACCA F6 and the name of the chapter is pensions. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर हमारी जो पेंशन स्कीम होती है, जो पर्सनल पेंशन स्कीम होती है, उसमें हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसमें कितना हम बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, कितना उस पर टैक्स हमें रिलीफ मिलता है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा था. अब आती है बात ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम की. अब ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम के केस में हमें कितना एग्जम्पशन होती है, कितना टैक्स रिलीफ क्लेम होता है, तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है. ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में क्या होता है, लेट्स से तुम्हें जो टोटल सैलरी मिली वो मिली लेट्स से 90,000 और पेंशन के अंदर याद रखना पेंशन स्कीम में ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम मतलब एम्प्लॉयर की तरफ से जो पेंशन स्कीम थी उस पेंशन में एम्प्लॉई, मैं लिख देता हूँ EYE, एम्प्लॉई ने इसमें 20,000 पाउंड्स डाले और EYR एम्प्लॉयर ने भी तुम्हारे बिहाफ पे लेट्स से 10,000 पाउंड्स डाल दिए. तो उस केस में क्या होगा, पहली बात ये जो सैलरी तुम्हारी है इसमें ऑफ कोर्स जो पर्सनल अलाउंस माइनस होता है वो तो होता ही है, ठीक है, माइनस पर्सनल अलाउंस वो तो 12570 चलो वो हो गया. उसके बाद जो भी तुम्हारा अमाउंट आया है, जैसे फॉर एग्जांपल 90,000 माइनस 12570 ये तुम्हारा आता है 77430. अब देखना गाइस ध्यान से, यहाँ से इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है 20,000, एक तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, वो वैसे यहाँ पीछे माइनस होना चाहिए, उसके बाद पर्सनल अलाउंस माइनस होता है, बट मैंने वैसे ही बता दिया कि जो भी तुम्हारा, चलो इसको हटा देते हैं अभी, तुम बोलोगे कि सर आप कर लो, पहले सैलरी में से माइनस कर देंगे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जितना भी उसने कंट्रीब्यूट किया है वो पूरा यहाँ से माइनस हो जाएगा टू ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, बचा 70,000. और जो ये एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है ये तुम्हारा कि तुम्हारे बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने 10,000 पेंशन स्कीम में डाल दी, दैट मीन्स तुम्हें बेनिफिट हो गया और ये बेनिफिट तुम्हारा टैक्स नहीं होगा. तो दो चीज़ें होंगी, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो हमारा सैलरी में से माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो बेनिफिट हमें टैक्स नहीं होगा. उसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे हम पर्सनल अलाउंस, ठीक है. तो वैल्यू क्या बची 70,000 माइनस 12570, तो 57430. इसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो हम पे करेंगे, या फिर एम्प्लॉयर जो है वो पे सिस्टम से ऑलरेडी इस पे टैक्स डिडक्ट कर लेगा. तो एम्प्लॉयर विल डिडक्ट पेंशन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स अर्नड इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स अंडर पे सिस्टम. Tax relief is therefore automatically given at source as employees highest rate of tax. मतलब तुम्हारे को टोटल सैलरी में से, अब तुम्हारी टोटल सैलरी अगर 2 लाख होती तो 2 लाख में से 20,000 माइनस हो गया, 2 लाख तुम्हारा हाईएस्ट स्लैब में आता है, तो 20,000 में तुम्हारा हाईएस्ट स्लैब में बेनिफिट हो गया. तो इस केस में तुम्हारे को हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स में बेनिफिट मिलता है अगर ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम है, और अगर पर्सनल पेंशन स्कीम है तो उस केस में तुम्हारे को बेसिक रेट 20% रिडक्शन मिलती है. क्यों? वो बिल्कुल डोनेशंस की तरह होता है, चैरिटी की तरह, कि तुम्हारा स्लैब रेट जो है वो उस डोनेशन से बढ़ जाता है. तो यहाँ पे स्लैब रेट्स उस पेंशन कंट्रीब्यूशन से बढ़ जाएगा. यहाँ पे स्लैब रेट में स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं आने वाला, याद रखना. ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम इज लाइक अ नॉर्मल डिडक्शन, तुम्हारी सैलरी में से माइनस हो जाएगा और बाकी जो बचा है उसके ऊपर तुम्हारा टैक्स लगेगा, और एम्प्लॉयर ने जो भी अपने बिहाफ पे तुम्हारे पेंशन को में डाला है वो तुम्हारे पे टैक्स नहीं लगता. दैट इज ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम. ये एक टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही सिंपल है, इसको देख लेना, मैं ये नहीं करा रहा, वेरी 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 सिंपल. एक बार देख लोगे अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी खास नहीं है, बहुत सिंपल है. सो कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर्स इनटू रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम, उससे एम्प्लॉयर्स का क्या बेनिफिट होता है और एम्प्लॉयज़ का क्या बेनिफिट होता है ये हम देखते हैं. तो टैक्स डिडक्टेबल वाइल कैलकुलेटिंग एम्प्लॉयर्स टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट. इसका मतलब क्या है, जब एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर इज अ बिजनेसमैन, जब वो बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट्स दिखाएगा तो उसने भी तो तुम्हारे को ये पेंशन कंट्रीब्यूशन करा है ना, तो एम्प्लॉयर के लिए तो इट्स एक्सपेंस, एम्प्लॉयर के लिए तो इट इज़ एक्सपेंस.
तो क्या वो एक्सपेंस क्लेम कर सकता है? क्यों? अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा किया है तो किसी के हाथ में तो टैक्स लगना चाहिए ना। अगर एम्प्लॉय को पैसे दिए तो एम्प्लॉय को टैक्स लगना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा है अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन स्कीम में, ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर अगर कोई पैसे डालता है उसमें एम्प्लॉय के हाथ पे टैक्स नहीं लगता, जैसा मैंने ऊपर बताया था। तो जब एम्प्लॉय के हाथ पे टैक्स नहीं लगता तो क्या एम्प्लॉयर टैक्स पे करेगा? नहीं, एम्प्लॉयर को ये पूरा एक्सपेंस अपने प्रॉफिट में से माइनस करने का मौका मिलता है। एम्प्लॉयर कैन डिडक्ट द एक्सपेंस फ्रॉम हिज ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। एन एग्जम्प्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है कोई पेंशन स्कीम में तो एम्प्लॉय के लिए ये एग्जम्प्ट बेनिफिट होता है। जैसे मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर ने जो कुछ पैसे जमा किए हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो बेनिफिट एग्जम्प्ट होता है। और दूसरा, एडेड टू द पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशंस पेड बाय द एम्प्लॉय ऑन विच टैक्स रिलीफ इज गिवन टू डिटरमाइन वेदर एनुअल अलाउंस हैज़ बीन एक्सीडेड और नॉट। अभी एनुअल अलाउंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में मत सोचो, अभी सिर्फ ये 2 पॉइंट है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या यार आपने क्वेश्चन छुड़वा दिया, मैं चलो करा देता हूँ वरना मुझे गालियाँ दोगे तुम कि सर आपने क्वेश्चन तो कराया नहीं है। सारे नहीं देते लेकिन कुछ बच्चे देते। चलो, Carlos is employed by Lloyd Limited on annual salary of 80,000. He is a member of company's occupational pension scheme. Carlos pays 3% and Lloyd paid 5% into the salary. Carlos pays 3%, तो 80,000 का 3% इज 2400। इतना कार्लॉस अपनी पॉकेट से पे करता है कंट्रीब्यूशन के लिए और कंपनी पे करती है 5%, इसका 5% है 4,000, वो कंपनी पे करती है। ठीक है, दैट्स इट। अब हमें टैक्स निकालना है तो वेरी सिंपल, सैलरी कितनी है उसकी 80,000। 80,000 में पहली बात तो जो ये बेनिफिट मिला है जो एम्प्लॉयर ने जमा कराया ये उसके हाथ में बेनिफिट टैक्स नहीं होगा। हमने पढ़ा है कि अगर एम्प्लॉयर कुछ भी एम्प्लॉय को देता है वैसे तो वो बेनिफिट टैक्सेबल होता है, लेकिन ये बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि एम्प्लॉयर ने पेंशन में पैसे डाले और एम्प्लॉय ने जो अपनी पॉकेट से 3% जमा करा है वो उसको हम यहाँ से 2400 माइनस कर लेंगे क्योंकि एम्प्लॉयर ने बेचारे ने अपनी पॉकेट से पे करा है। तो 80,000 माइनस 2400 इट इज़ 77600। इसमें माइनस कर देंगे हम पर्सनल अलाउंस 12570 माइनस 12570, ये आता है 65030। तो पहला स्लैब रेट हमारा होता है 0237700 और अबव। तो 0237700 में तो 37700 इंटू 20%, तो 7540 ये पूरा टैक्स लग गया। 65030 माइनस 37700, दिस इज 27330 इंटू 40%, तो 10932 ये टैक्स हो गया। तो टोटल टैक्स हो गया 18472 क्या लिख गया 18472, ये हो गया टोटल टैक्स लायबिलिटी। मैंने बताया था अभी कि ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में जब भी कोई एम्प्लॉय पैसे डालता है उससे उसके स्लैब रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पर्सनल पेंशन से होता है। ठीक है, इसको तुम पढ़ ले रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि एम्प्लॉयर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उस प्रॉफिट में से इस एक्सपेंस को क्लेम कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या बताया हुआ है, वो एक्सपेंस तभी क्लेम कर सकता है जब उसने अमाउंट ये एक्चुअली पे करा है। तो जिस अकाउंटिंग पीरियड में उसने ये पे करा है उसी साल ये एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। अब इसको कैसे दिखाया हुआ है मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका तरीका क्या होता है। देखो, हमारा जो अकाउंट चलता है गाइस, याद रखना, हमारा जो अकाउंट चलता है वो चलता है अक्रूवल बेस पे। अक्रूवल बेस पे मतलब एम्प्लॉय के पेंशन कंट्रीब्यूशन मैंने अभी जमा नहीं कराया, मैंने बुक में लिख दिया कि मैं इस साल का है, चाहे मैं जमा 2-3 हफ्ते बाद कर दूं। तो मैंने लेट से 31 मार्च 22 को मैंने बोला कि मैं पेंशन के अंदर 20,000 पाउंड्स में जमा कराऊंगा, मैंने बोल दिया। और मैंने जब अपने प्रॉफिट्स निकाले होंगे, याद रखना, जब मैंने अपने प्रॉफिट्स निकाले होंगे इस साल के, तो मैंने अमाउंट माइनस कर दिया होगा। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, अक्रूवल बेसिस मीन जिस साल एक्सपेंस ड्यू हो गया है उस साल उसको खर्चा मानेंगे, ये हमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। लेकिन जब हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इनकम टैक्स कहता है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जिस साल आपने एक्सपेंस पे किया है हम उस साल ही डिडक्शन क्लेम करेंगे,
हमने एक्सपेंस पे किया था लेट्स से 14 अप्रैल 22 को, तो देखा जाए तो ये टैक्स ईयर अलग है, ये वाला टैक्स ईयर अलग है, ये आ जाएगा 21-22 टैक्स ईयर में, ये 22-23 टैक्स ईयर में। तो पॉइंट इज यहाँ पे क्या होगा, हम जब इनकम टैक्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स के अंदर, हालांकि ये चीज़ तुम आगे जाके पढ़ोगे, इनकम टैक्स में हम क्या करेंगे 21-22 में, मैं सिर्फ एम्प्लॉयर की बात कर रहा हूँ, एम्प्लॉयर के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसमें हम ऐड कर देंगे 20,000। क्यों, हम बोलेंगे कि एम्प्लॉयर ने अपने खर्चों में एक 20,000 का खर्चा दिखाया हुआ था, जबकि वो खर्चा अभी तक एक्चुअली हुआ नहीं है जो टैक्सेशन पर्पस के लिए। तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम टैक्स में सारी उसकी डिटेल्स भरेंगे, तो टैक्स में उसने दिखाए होंगे मेरे जो भी प्रॉफिट्स हैं, हम उसमें 20,000 ऐड कर देंगे, और 22-23 के जो भी उसके प्रॉफिट्स होंगे हम उसमें से ये 20,000 माइनस कर देंगे। सो पॉइंट इज इट इज एडेड इन द अक्रूड वाले ईयर एंड इट इज डिडक्टेड इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली पेड। अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट अलग चलता है, इनकम टैक्स का अलग चलता है। तो इसमें ये लिखा हुआ है देयरफॉर द एडजस्टमेंट इन द प्रॉफिट कंप्यूटेशन एडेड बैक टू एनी अमाउंट चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसको ऐड कर देंगे। डिडक्ट द अमाउंट पेड इन द अकाउंटिंग पीरियड, इस अकाउंटिंग पीरियड में जितना अमाउंट हमने पे किया है सिर्फ वही माइनस होगा। अक्रूड बेसिस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे टैक्स में नहीं चलता। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये तुम्हारा हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट एनुअल अलाउंस। सो एनुअल अलाउंस का मतलब क्या होता है गाइस, ध्यान से समझना। देखो नॉर्मली तो पेंशन स्कीम में हम जितना मर्जी पैसा डाल दें उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है ना। वी कैन पुट एनी अमाउंट इनटू द पेंशन, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है। हाउएवर एज वी हैव सीन, टैक्स रिलीफ फॉर पेंशन कंट्रीब्यूशन मेड बाय एन इंडिविजुअल इज रिस्ट्रिक्टेड टू एन मैक्सिमम एनुअल अमाउंट। इसका मतलब क्या है, तुम भले ही पेंशन में जितना मर्जी पैसा डालो, पेंशन में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर में काम होगा, लेकिन मैक्सिमम एनुअल अमाउंट तुम इतना ही क्लेम कर सकते हो, इससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। So however, as we have seen, tax relief for pension contribution made by an individual is restricted to maximum annual amount. इससे ज़्यादा अगर तुमने पेंशन में पैसे डाले हैं तो उसका तुम बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकते। इन एडिशन, इफ टोटल ऑफ ऑल कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे एम्प्लॉयर का हो, चाहे एम्प्लॉय का हो, चाहे किसी भी बंदे ने एम्प्लॉय के लेकर आया हो, ऑन विच टैक्स रिलीफ हैव बीन ऑब्टेन्ड exceeds annual allowance, a tax charge is levied on the individual. इसका मतलब क्या है कि अगर तुमने मान लो पेंशन में बहुत ज़्यादा पैसे डाल दिए, तुमने पेंशन में एनुअल जो मैक्सिमम अमाउंट है उससे ज़्यादा पैसे डाल दिए, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पेंशन में 80,000 या 60,000 पाउंड्स डाल दिए, और जो तुम्हारी एनुअल अमाउंट की लिमिट जो इस साल की एक्चुअली है दैट इज़ 40,000 पाउंड्स, के 40,000 से ज़्यादा तुम क्लेम नहीं कर सकते। तो अगर 40,000 से ज़्यादा तुमने 60,000 पेंशन में डाल दिए, तुमने भी डाले, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने भी डाले, तुम्हारे फैमिली वालों ने भी डाले, सब ने मिला के टोटल 60,000 डाल दिए, तो इस केस में क्या होगा, 20,000 पे तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। 40,000 पे टैक्स नहीं पे करोगे, 20,000 पे तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये जो 60,000 तुमने टोटल पेंशन क्लेम किया था, ध्यान से सुनना, ये जो 60,000 तुमने टोटल पेंशन क्लेम किया था, इससे हम स्लैब रेट इंक्रीज कर देंगे। कि हमने तो पढ़ा है जितना पेंशन में हमने पैसे जमा कराए हैं, हमने वो चार्ट पढ़ा था। चार्ट में क्या था कि या तो पेंशन और सैलरी विच एवर इज़ लोअर, और पेंशन और सैलरी और 3600 विच एवर इज़ हायर, है ना, हमने पढ़ा था नहीं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि कितना पेंशन हमें बेनिफिट मिलेगा, वो पूरा अमाउंट, उससे हमारा स्लैब रेट बढ़ जाएगा, है ना। अब स्लैब रेट तो हमारा बढ़ जाएगा, वो तो नॉर्मल चलेगा, प्लस उसके अलावा इस 20,000 को हम एक तरह से न्यू इनकम मान लेंगे कि एनुअल अलाउंस से ज़्यादा अगर मैंने कोई पेंशन का बेनिफिट क्लेम कर लिया स्लैब रेट में, तो जो 20,000 है एडिशनल इनकम जो हमारी है, उस पर हम एक एनुअल टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, ये जब प्रैक्टिकल करोगे तुम्हें वो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, एन अनयूज्ड एनुअल अलाउंस कैन ओनली बी कैरी फॉरवर्ड इफ इंडिविजुअल वॉज अ मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड पेंशन स्कीम। अब एक पॉइंट क्या है गाइस, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एन एनुअल अलाउंस फॉर टैक्स ईयर इज 40,000,
कि मैक्सिमम बेनिफिट तुम एक साल में 40,000 का क्लेम कर सकते हो, बट दिस कैन बी इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग फॉरवर्ड एनी अनयूज्ड अलाउंसेस फ्रॉम द प्रीवियस 3 टैक्स ईयर्स, कि तुम मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो इतना क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो पिछले साल तुमने पेंशन में डाले ही 25,000 थे, तुमने पेंशन में कितने पैसे डाले थे 25,000, तो एनुअल अलाउंस तुम्हें 40,000 अलाउड है, तुमने डाले थे 25, दैट मीन्स अभी भी एनुअल अलाउंस में 15,000 तुम्हारा बचा हुआ है, तो ये तुम नेक्स्ट ईयर ले जाओगे। अब नेक्स्ट ईयर मान लो तुमने 60,000 पेंशन में डाले हैं, कितने डाले हैं 60,000, वैसे तो हमारा एनुअल जो है टोटल एनुअल अलाउंस वो 40,000 का, इससे ज़्यादा तुम क्लेम नहीं कर सकते, तो 40,000 तो एनुअल है, प्लस पिछले साल के 15,000 भी तुम्हारा बचा हुआ था, तो टोटल 55,000 का तुम एनुअल क्लेम कर सकते हो। इससे ऊपर जितना भी है जो 60,000 माइनस 55, 5,000, इस पे तुम टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, इस पे तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। ऑन दिस अमाउंट यू विल हैव टू पे टैक्स। ठीक है, कि एनुअल अमाउंट, एनुअल जो अलाउंस है मैक्सिमम 40,000 है, लेकिन ये बढ़ सकता है अगर पिछले सालों में तुम्हारा कुछ भी अलाउंस बचा हुआ है तो। सो एन अनयूज्ड एनुअल अलाउंस कैन बी कैरी फॉरवर्ड if individual was a member of a registered pension scheme of that year. An annual allowance for the current year is used first, then annual allowance of earlier years, इसको भी छोड़ दो, ये बाद में देखेंगे, इसका सीधा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो गाइस, देखिए क्वेश्चन है, सो लेट्स डू दिस इलस्ट्रेशन, इससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। देखो, स्टीव एंड माइक मेड ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन एज फॉलोज, स्टीव ने इतना करा है, माइक ने इतना। Steve has been a member of registered pension scheme since 11-12. Mike joined the registered pension scheme for tax in 1920. मतलब माइक ने यहाँ पे ज्वाइन की है और स्टीव तो पहले से ही मेंबर है। Both have relevant earnings of 1 lakh pounds per annum. अब हमें बताना है, state the maximum gross contribution Steve and Mike could make in tax year 21-22 without incurring an annual allowance tax charge. मतलब कि उनको पेंशन पे कोई टैक्स ना पे करना पड़े, तो वो मैक्सिमम अलाउंस कितना क्लेम कर सकते हैं। तो हमें पता है 40,000 तो है ही है दोनों का, ये तो हमारा मैक्सिमम अलाउंस है ही है, प्लस हम देखते हैं दोनों का पिछली बार वाले अलाउंस में से कितना बचा हुआ है। तो स्टीव का अलाउंस यहाँ पे था 52, तो 40,000 इसका चार्ज मैक्सिमम है, तो पेंशन इसने करी है 52, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा इसके पास, कि मैक्सिमम अलाउंस हमें अलाउड है 40,000 पेंशन में, इसने जमा करा दिए 52 ज़्यादा जमा करा दिए, तो मतलब पूरा एनुअल चार्ज इसने क्लेम कर लिया। यहाँ पे एनुअल अलाउंस इसको मिलना था 40,000, इसने जमा कराया सिर्फ 25,000, दैट मीन्स 15,000 अभी यहाँ बचे हुए हैं इसके पास। यहाँ पे भी उसके पास ऑप्शन था 40,000 का, जमा कराया इसने 17,000, दैट मीन्स 23,000 इसके पास ये भी बचे हुए हैं। तो टोटल एनुअल अलाउंस पिछले सालों का स्टीव के पास कितना बचा हुआ है, दैट इज 38,000। तो 38,000 हम 40,000 में ऐड कर देंगे, 38,000, दैट मीन्स टोटल जो ये पेंशन में डिपॉजिट कर सकता है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा वो होगा 78,000। वैसे तो 40,000 है, इससे ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन पिछले सालों का जो बचा हुआ था एनुअल चार्ज जो इसने क्लेम नहीं किया वो मिला के बनता है 78,000। यहाँ पे माइक को मिलना था 40, कराया था 15, तो 25,000 ये बचे हुए हैं। मिलना था 40, कराया था 6, दैट मीन्स 34,000 ये बचे हुए हैं। तो 34 प्लस 25 इज 59,000, तो 59,000 इसके केस में ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स टोटल पेंशन में ये अगर 99,000 डिपॉजिट कराएगा तो कोई टैक्स नहीं है, इससे ऊपर अगर डिपॉजिट किया तो टैक्स लगेगा। बस दैट्स इट, यही हमारा क्वेश्चन था। ये तो कोई इन्होंने भी ऐसे सॉल्व करके बताया हुआ है, 78,000 एंड 99,000, सिंपल। ठीक है, याद रखना लास्ट 3 ईयर्स, सिर्फ लास्ट 3 ईयर्स का ही मिलता है, इससे ज़्यादा का नहीं मिलता। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल अलाउंस चार्ज। अब देखो, एनुअल अलाउंस चार्ज निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। सिंपल तरीका, टोटल पेंशन माइनस एनुअल
अलाउंस अलाउड, याद रखना गाइस, टोटल पेंशन माइनस एनुअल अलाउंस अलाउड, जो भी तुम्हारा एक्सेस आता है, जो भी तुम्हारा एक्सेस आता है, इट इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इनकम, और इसको हम जो भी हमारा, या उसको हम टैक्स ऑन हाईएस्ट स्लैब ऑफ आवर इनकम, या हाईएस्ट नहीं करते, चलो इसको हम सिंपल नॉर्मल इनकम है और इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल इनकम है हमारे लिए और इस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सिंपल मैं ऐसे बताता हूँ, आई थिंक दिस वुड बी बेटर, कि जो भी हमने पेंशन में जमा कराए हैं पैसे, जिसका हमने क्लेम ले लिया, माइनस जितना हमें अलाउड था, जो भी एक्सेस हमने क्लेम ले लिया था, उसको हम एक नॉर्मल इनकम मान देंगे और उस पर नॉर्मल टैक्स लगेगा। अब ये क्वेश्चन देख के करते हैं, उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छे से, काफ़ी अच्छे से समझ आने वाला है। तो एक क्वेश्चन देखोगा, इस क्वेश्चन नीचे मैं सॉल्यूशन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, आई विल डू इट हेयर ताकि तुम अच्छे से इसको समझ सको। Sophia has been self-employed interior designer for a number of years. In the tax year 21-22, she had a trading income of 1,05,000 and made pension gross contribution of 90,000 into her personal pension scheme. Sophia does not have any unused annual allowance brought forward, कि पुराना कोई भी annual allowance नहीं था। हमें इसमें बताना है how tax relief will be obtained for the pension contribution made by Sophia, and हमें calculate करना है income tax liability, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे। अब सबसे पहली बात, इसकी इनकम है 1,05,000 और पेंशन है 90,000। तो 1,05,000 जो इसकी ट्रेडिंग इनकम होती है, इट इज़ मोर दैन रेलिवेंट इनकम जो है, इट इज़ मोर दैन 3,600। तो दिस और दिस विच एवर इज़ लोअर, दैट मीन्स 90,000 का इसको टैक्स रिलीफ मिल जाएगा। अब इसको पेंशन में कितना अमाउंट अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा, पेंशन में कितना अमाउंट अपनी पॉकेट से डालना पड़ेगा, 90,000 नहीं, मैंने बताया था, इसमें से हम 20,000 माइनस कर देंगे। सो 90,000 इंटू 20%, दैट मीन्स 18,000 का इसको बेनिफिट मिल जाएगा, और इसको टोटल पेंशन के अंदर 72,000 डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। पर्सनल पेंशन स्कीम है ये, तो टोटल पेंशन में इसको 72,000 डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। दिस इज नॉट ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम, दिस इज पर्सनल पेंशन स्कीम। तो टोटल हमें जो बेनिफिट 90,000 का ग्रॉस का लेना है, तो इसको पेंशन फंड में सिर्फ 72,000 डिपॉजिट कराना है और पूरा पूरा बेनिफिट 90,000 का मिल जाएगा। अब देखो हम इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी जो इनकम है, ट्रेडिंग इनकम, दैट इज 1,05,000। अब इसमें से माइनस हम करेंगे पर्सनल अलाउंस। अब पर्सनल अलाउंस के लिए हमने क्या पढ़ा था, पर्सनल अलाउंस जो हमारी होती है वो देखी जाती है एडजस्टेड नेट इनकम। और एडजस्टेड नेट इनकम क्या होता है, ट्रेडिंग इनकम माइनस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन या माइनस डोनेशन। तो इसमें अगर मैं डोनेशन माइनस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस कर दूंगा 90,000, तो कितना बचा, 15,000। तो 15,000 इज लेस देन 1 लाख। 15,000 जो एडजस्टेड नेट इनकम है, इट इज़ लेस देन 1 लाख। तो इस पे पूरा पूरा 12,570 का मेरे को पर्सनल अलाउंस क्लेम मैं कर सकता हूँ। तो पर्सनल अलाउंस 12,570 का मैंने क्लेम कर लिया। तो 1,05,000 माइनस 12,570, ये मेरा बचा 92,430। इसको मैं थोड़ा सा इधर को सरका देता हूँ। अब देखो गाइस ध्यान से, अब आता है स्लैब रेट। अब 0,237,700 प्लस मैंने पेंशन में जो कंट्रीब्यूट करे थे, देने मेरे को थे 72,000, लेकिन नेट मुझे बेनिफिट कितना मिलेगा 90 का, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो 90,000 से मेरा स्लैब रेट बढ़ गया। सो टोटल कितना आ गया, 127700। 127700 का मेरा स्लैब रेट हो गया। तो 0,2127700, तो 92,430। सो 92,430, इस पे लग गया मेरा 20% टैक्स, इट इज 18,486। तो मेरा टैक्स कितना हो गया, 18,486। अब आती है इंपॉर्टेंट बात, हमने पेंशन में एनुअल अलाउंस हमारा कितना है 40,000, हमने जमा कितने कराए 90,000,
एनुअल अलाउंस हमें अलाउड है 40,000 का, हमने जमा कराया 90,000, दैट मीन्स एक्सेस पेंशन कितनी होगी 90,000, अलाउड है 40,000, तो हमने 50,000 एडिशनल जमा करा दिए। अब इस 50,000 को हमें एक एडिशनल इनकम मानना पड़ेगा जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब 92430 तो पूरा पूरा यूज हो गया, तो 12770 माइनस 92430, दैट मीन्स 50,000 में से 35270 इस पे तो लग जाएगा 20%, 35270 इस पे तो लग जाएगा 20%, सो इंटू 20%, सो दिस इज 7054, प्लस इससे ऊपर 50,000 मेरी टोटल इनकम थी, इसमें से इस पे 20% लग चुका है, तो 50,000 माइनस 35270, दैट मीन्स 14730 ये आ जाएगा मेरा 40% स्लैब में, कि 12770 तक तो यहाँ पे टैक्स हो गया, इससे ऊपर जो है वो 40%, तो इंटू 40%, दैट इज 5892, तो टोटल टैक्स मेरा हो गया 5892 प्लस 7054 प्लस 18486, दैट इज 31432, सो 31432 ये आ गया मेरा टोटल टैक्स पेबल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइस जो तुम्हें समझनी है, सिंपल तरीका, इन्होंने जो ये चीज़ बताई हुई है ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। सिंपल मैं क्या कहूँगा समझने के लिए, तुम इसमें ही 50,000 ऐड कर दो, जो भी तुम्हारा एक्सेस पेंशन है जिस पे टैक्स लगना है वो इसमें 50,000 ऐड कर दो, तो वो तुम इसी तरह से टैक्स कैलकुलेट करोगे, होगा यही। इन्होंने क्या किया, यहां पे ये इनकम ऐड नहीं करी, अलग से दिखा दिया एनुअल चार्ज वाली। मैं बोलूंगा अगर तुम्हें सिंपल 2 मार्क का क्वेश्चन है तो जो भी तुम्हारा इनकम आ रही है उसमें एक्सेस जो पेंशन तुम क्लेम कर रहे हो वो ऐड कर दो, एंड देन नॉर्मल जैसे टैक्स निकालते हो वैसे निकालो, होगा ऐसे ही। इसमें तो 90,000 ऐड होंगे ही क्योंकि तुमने पेंशन में 90,000 जमा कराए हैं, तो 90,000 तो पूरा पूरा बेनिफिट मिल गया, लेकिन जो एडिशनल 50 था उस पर हमें ऐसे टैक्स पे करना है। डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको एक बार 2 बार देख के अच्छे से समझ लो, नहीं समझ आया दोबारा देखो, नहीं समझ आया दोबारा देखो, लेकिन इसको समझे बिना आगे मत बढ़ना वरना ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स है गाइस, प्लीज़ ये कर लेना, जो भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हारे को ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में करा दूंगा। अब बात आती है रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनुअल अलाउंस हाई इंडिविजुअल्स इनकम। अब जिन इंडिविजुअल्स की इनकम बहुत ज़्यादा हाई होती है उनका जो तुम्हारा पर्सनल अलाउंस, जो तुम्हारा एनुअल अलाउंस होता है वो वैसे तो 40,000 होता है, लेकिन जो हाई इंडिविजुअल इनकम होते हैं, हाई सैलरी इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका एनुअल अलाउंस कम हो जाता है बाय अ फार्मूला, एंड वो सेम फार्मूला हमने पर्सनल अलाउंस में भी देखा हुआ है। सो पर्सनल अलाउंस का हमारा फार्मूला क्या होता है, एडजस्टेड इनकम माइनस 1 लाख इंटू 50%, जो भी वैल्यू होता है उतना पर्सनल अलाउंस तुम्हारा कम हो जाता है। सेम वे एनुअल अलाउंस के केस में अगर किसी भी इंडिविजुअल की जो इनकम है एडजस्टेड इनकम इट इज़ मोर देन 2,40,000, ये 2 लाख को भी तुम छोड़ दो, इट इज़ नॉट एग्जामिनेबल इन द टैक्सेशन क्वेश्चन, हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। अगर किसी की इनकम एडजस्टेड जो इनकम है वो 2,40,000 से ज़्यादा है तो एडजस्टेड इनकम माइनस 2,40,000 इंटू 50%, उस अमाउंट से हमारा जो एनुअल अलाउंस है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स 40,000 में से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे और नेट ही हम एनुअल अलाउंस क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो एनुअल अलाउंस होता है दिस प्लस प्रीवियस ईयर्स वाला, वो सारा मिला के जो एनुअल अलाउंस होता है उसमें से जो हम क्लेम नहीं कर सकते वो माइनस हो जाएगा। ये याद रखना, बिल्कुल पर्सनल अलाउंस की तरह ही फॉर्मूला है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे है मैक्सिमम 240, कि 240 अगर किसी की इनकम एडजस्टेड इनकम है तो उससे ऊपर अगर इनकम होगी तो उससे ऊपर का 50% हम क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद आता है आगे, एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इफ नेसेसरी रिड्यूस एनुअल अलाउंस is rounded up to the nearest pound, although in the examination rounded up round down is acceptable,
तुम राउंड अप भी कर सकते हो, राउंड डाउन भी कर सकते हो अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। द मिनिमम दैट एनुअल अलाउंस कैन बी रिड्यूस्ड इज 4000, कि मिनिमम जो एनुअल अलाउंस हमारा रिड्यूस हो सकता है वो होता है 4000, इससे कम नहीं हो सकता। मतलब अगर एनुअल अलाउंस मुझे कम करना है तो मिनिमम हमें 4000 एनुअल अलाउंस कम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे द कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड इनकम, ये सेम है हमारी नेट इनकम प्लस इंडिविजुअल्स एम्प्लॉइज ऑक्यूपेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी स्कीम, नेट इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन, जो भी नेट इनकम एक पर्सन की आती है उसमें हम ऐड कर देंगे जो इंडिविजुअल का ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो एम्प्लॉयर का है, दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय साइड फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड, वो दोनों ऐड कर देंगे। उसको मिला के जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी एडजस्टेड इनकम। तो नेट इनकम जो हमारी है उसमें ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा एडजस्टेड इनकम। इफ एडजस्टेड इनकम एक्सीड दिस, हाँ ये हमें पता है, if an individual's adjusted income is 3,12,000 or more, the annual allowance is reduced to 4,000। एक सेकंड, इसमें क्या पॉइंट है? अच्छा गाइस, इसमें बेसिकली पॉइंट क्या बोला हुआ है, देखो इसमें जो पॉइंट बोला हुआ है वो ये है। इस पॉइंट का मतलब इन्होंने यहाँ पे लाइन ठीक नहीं लिखी थी। इस लाइन का मतलब है कि एनुअल अलाउंस कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। जो मिनिमम एनुअल अलाउंस है वो 4000 रहेगा। अगर मैंने फॉर्मूला लगाया, जैसे मान लो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, चलो मेरी इनकम है 3,20,000, एडजस्टेड इनकम हमारी 3,20,000 माइनस 240, ये आ रहा है 60,000। 60,000 का नहीं सॉरी 80,000, यार 80,000, 80,000 का अगर मैं 50% करता हूँ इट मीन्स 40,000 से एनुअल अलाउंस मेरा कम हो जाएगा। ऑलरेडी एनुअल अलाउंस है 40, तो 40 माइनस 40, इस हिसाब से तो एनुअल अलाउंस मेरा ज़ीरो हो गया। बट मिनिमम एनुअल अलाउंस 4000 रहेगा, इससे कम नहीं हो सकता, वो ये वाला फॉर्मूला बोल रहा है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म एडजस्टेड इनकम फॉर एनुअल अलाउंस पर्पज इज नॉट द सेम एज एडजस्टेड नेट इनकम फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस के केस में जो एडजस्टेड नेट इनकम था उसका फॉर्मूला अलग था, और यहाँ पे जो एडजस्टेड इनकम है इसका फॉर्मूला अलग है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ध्यान से पढ़ के समझना। ठीक है, चलो एक ही क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में? दिस क्वेश्चन इज the following individual have occupational pension scheme into which the following contribution have been made in the tax year: employer contribution, taxable employment income, taxable employment earn की है इतनी, employee contribution इतना, employer contribution इतना, तो adjusted income जो इसकी आएगी 20 plus 35, 2,35,000, which is less than 2,40,000। इट मीन्स इसको पूरा 40,000 का एनुअल अलाउंस क्लेम मिल जाएगा। इसको पूरा 40,000 का एनुअल अलाउंस क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बेलिंडा 8,000 एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 2,000, टैक्सेबल इनकम 3,10,000, तो एडजस्टेड इनकम 3,10,000 प्लस 10 3,20,000, तो 3,20,000 आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने ये तो तुम्हें एग्जाम्पल ऑलरेडी बताया था, तो 320 माइनस 240 इंटू 50%, ये हमारा आता है 40,000। और एनुअल अलाउंस क्वेश्चन में जब कुछ नहीं मेंशन तो हमें 40,000 ही अलाउड था, उसमें से अगर मैंने 40 माइनस कर दिया तो नेट रह गया 0। लेकिन मैंने बताया था मिनिमम एनुअल अलाउंस हम 4,000 का क्लेम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा जो हमने एनुअल अलाउंस पढ़ा था ये पूरा 40 क्लेम करेंगे। यहाँ पे जो एनुअल अलाउंस हम क्लेम कर सकते हैं दैट इज 4,000। थर्ड केस में जो एनुअल अलाउंस हम क्लेम कर सकते हैं वो देखते हैं कैरोल के केस में। कैरोल का 12,000 प्लस 20 32 प्लस 250, दैट मीन्स 282 इसकी है टोटल इनकम।
और हमें अलाउड है 240 तक, तो 240 से ऊपर जितना भी है उसका 50%, तो 282 माइनस 240, 42,000 इंटू 50%, दैट मीन्स 21,000 से हमारा एनुअल अलाउंस कम हो जाएगा थर्ड कैरोल के केस में। तो 40,000 एनुअल अलाउंस होता है माइनस 21,000, सो दैट मीन्स 19,000 का मैं एनुअल अलाउंस क्लेम कर सकता हूँ। रिड्यूस एनुअल अलाउंस मेरा 19,000 हो जाएगा। बाकी जो पिछले सालों वाला है वो तो इसमें ऐड होगा, बट इस साल के लिए 40,000 की जगह मैं 19,000 ही क्लेम कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इनकम 240 से ज़्यादा है। ठीक है, यही क्वेश्चन है गाइस। इसके बाद टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 5, दिस इज योर होमवर्क, ये कर लेना गाइस। सो गाइज ये जो दो पार्ट हमें दिए हुए हैं ये बताया हुआ है असेसिंग द पेंशन फंड। असेसिंग द पेंशन फंड का मतलब क्या होता है कि अगर हमने पेंशन में पैसे डाले हुए हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कितने कितने पैसे हम निकाल सकते हैं, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, वो चीज़ के बारे में। और एक बताया हुआ है लाइफ टाइम अलाउंस। लाइफ टाइम अलाउंस मतलब कि टोटल पेंशन फंड में ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम तुम कितने पैसे डाल सकते हो, ताकि इस चीज़ का एक एडिशनल एडवांटेज वो लोग ना उठाएं जिनकी ऑलरेडी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है। कि जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा हाई है वो काफ़ी सारा अमाउंट पेंशन में डाल देते हैं, तो पेंशन वालों को उस पर काफ़ी ज़्यादा एक रिटर्न उनको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है और वो टैक्स फ्री हो जाता है। मतलब अगर मेरी बहुत ज़्यादा इनकम है तो मैं बैंक में अगर पैसे डालूंगा तो बैंक इंटरेस्ट पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना, इट्स अ इनकम। वो क्या करते हैं, वो पेंशन फंड में पैसे डाल देते हैं क्योंकि पेंशन फंड में हमें पता है कि पेंशन फंड में जो भी इंटरेस्ट हमें आता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो वो जान के अपना टैक्स बचाने के लिए पेंशन फंड में पैसे डाल देते थे। और तो उस चीज़ को कर्व करने के लिए एक लाइफ टाइम अलाउंस बना दिया कि मैक्सिमम अमाउंट अगर किसी इंडिविजुअल का पेंशन फंड में उस अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट नहीं आ सकता, अगर होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे कि सर आपका पेंशन फंड पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें आप और पैसे नहीं डाल सकते। ठीक है, सो दैट इज़ लाइफ टाइम अलाउंस। अब ये दोनों चीज़ें गाइज मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ के समझना। ठीक है, हालांकि मैं तो करा ही सकता हूँ बट मैं क्यों नहीं करा रहा, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी इंडिपेंडेंट। क्योंकि कल को तुम जब अपना काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपनी जॉब करोगे, वहाँ पे तुम्हें कोई सिखाएगा नहीं ये चीज़ें, तुम्हें बुक दी जाएगी, पढ़ो समझो। मैं बैठा हूँ यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए, कोई दिक्कत होगी आई एम हेयर, कमेंट सेक्शन है, मेरा नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है, यू कैन आस्क एनी डाउट। बट द पॉइंट इज ये जो नीचे लिखा हुआ है दिस इज सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ना ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी है, ना कोई इसका क्वेश्चन है। अच्छे से इसको देखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, एंड आई एम श्योर तुम्हें अभी तक जितना तुमने पढ़ा है उसी से सब कुछ लिंक्ड है, ये सारा अच्छे से समझ आ जाएगा, तुम्हें बोलना ही नहीं पड़ेगा कि सर एक करा दो। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग बाय योर ओन एज वेल, ताकि तुम्हें और अच्छे से पढ़ने में मज़ा भी आए। ठीक है ना, कि हाँ पढ़ा यार समझ आ गया, खुद पढ़ा समझ आ गया, सर की ज़रूरत ही नहीं है हमें तो। ठीक है ना, तो ये है, इन दोनों को अच्छे से पढ़ लेना और यहाँ पे तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। इस चैप्टर में ये पढ़ लेना, इसके जितने भी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो कर लेना, पीछे सॉल्यूशन से चेक कर लेना अपनी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग्स, डाउट है तो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।